तो ये हम वापस आ चुके हैं पेड टेलीग्राम के और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जहां पहले तो आपसे हम अपना सब्सक्राइबर बढ़वा लेते हैं। और ये है हमारा पेड टेलीग्राम का चैनल, जहां पे आप आ सकते हैं। हम 5 लॉयर्स बाइटिंग ग्रुप है और ये हम पांचों ने मिलकर ये अपना चैनल बनाया है। बेसिकली हम जो भी सीख रहे हैं और जो भी आगे सीखने वाले हैं इसका वीडियो इस पर डालते रहेंगे। तो वी रिक्वेस्ट यू काइंडली टू प्लीज ज्वाइन अस आवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब हमें बहुत होप देती है कि हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। तो चलिए हम ये पार्ट 2 में ये बात करते हैं कि हमने पार्ट 1 में बात करा था कि बीए के पेपर्स को कैसे लिखते हैं, बीए, बीकॉम, बीसी, ये सारे जो आपके प्री लॉज पेपर आते हैं, जो भी ग्रेजुएशन में पेपर आते हैं उसको कैसे लिखते हैं। और बेटर कहते हैं ना कि एक जो परफॉर्मेंस होता है पेपर का वो आप कैसे दे सकते हैं, वो है आंसर राइटिंग। तो अभी हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ में हम पेपर्स को कैसे लिखते हैं। और चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो here we are the paid telegrams. You can join us or you can email us at the 5lawyerofficial@gmail.com। तो चलिए हम अपना वीडियो देखते हैं। हाँ, तो काफी अच्छा बोर्ड लगा है वैसे। तो देखते हैं हम लॉ के पेपर। देखिए सबसे पहली बात है कि जो हम लोग जिस कोर्स में है वो 2 तरीके के होते हैं, एक बीएलएलबी और एक एलएलबी। एलएलबी में आप आइएगा तो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप आ जाइएगा, और बीएलएलबी में आपको 2 कोर्स करने पड़ जाएंगे, 5 साल हो जाते हैं, बीए प्लस एलएलबी। तो हमने बीए के तो पेपर आपको पार्ट 1 में दिख जाएगा, जहां हमने ये डिस्कस करा है, ठीक है, पार्ट 1। और ये हमारा पार्ट 2 जिसमें आपको एलएलबी मतलब कि लॉ के पेपर्स को आपको कैसे लिखने हैं और किस तरीके से मैंने लिखकर, और पिछले 2 सेमेस्टर में मैंने अपने टॉपर्स की लिस्ट में अपनी नाम रखी है। वे आर बेसिकली आई एम दयानिधि, जहां से मैंने सीसीएसयू से पढ़ के और अपने दोनों लास्ट सेमेस्टर स्टेट बोर्ड से आई हैव सिक्योर्ड मोर देन 70% मार्क्स। तो आई होप कि मेरा जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करेगी। तो हम आज बात करेंगे कि लॉ के जो आंसर्स राइटिंग होते हैं वो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आंसर राइटिंग इन लॉ। देखिए लॉ में क्या है कि आपको थोड़ा सा सेक्शंस याद होने चाहिए, थोड़ा सा जो आपके रिलेवेंट केस लॉ है थोड़ा सा क्या याद तो पूरे ही होने चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट में आते हैं जहाँ कि आप चाहते हैं आप परस्यू कर रहे हैं, बेसिकली हर एक इंसान जैसे कि 5 उंगली होती है ना, वो बराबर नहीं होती। तो हर स्टूडेंट जो होता है क्लास में, कोई एवरेज है, कोई अप टू मार्क है, कोई थोड़ा सा कम पढ़ता है, तो उस हिसाब से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपको ये पेपर लिखना कैसे चाहिए। तो जब भी हमें एग्जाम्स में जाते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि आपका सब्जेक्टिव राइटिंग में आपके जो पेपर्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इस तरीके में आपका जो सबसे पहला पेज है उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे रोल नंबर हो गया, आपका रोल कोड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कॉलेज कोड क्या है, और स्पेशली जो ओएमआर शीट्स होती है ना, जिसमें उसी में दिए रहते हैं, जिसको आपको पूरा फिल करना होता है, तो उसको ना पूरा फिल किया कीजिए, ताकि उससे क्या होता है कि वो बारकोड चेकिंग होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा चेकिंग होता है, तो वो अच्छे से चेक हो पाएगा। अगर आपका ये कोड है और आपने बस इतना भर के छोड़ दिया तो ये गलत माना जाता है, इसको फिर वो कंप्यूटर क्रैक ही नहीं कर पाती है। तो आपका आंसर शायद आंसर बहुत सही लिखा, पर अगर आपका इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा ना, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जा पाएगा और आपका फिर उसमें बैक आ जाता है। तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि जो बच्चे जल्दी में जो भी लेट पहुंचते हैं एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा पहुंचने के बाद 5 मिनट 2 मिनट का रिलैक्स कीजिए, और जितना आराम से और कामली आप पेपर लिखिएगा ना, उतने आपका आंसर जो है रिकॉल होते जाएगा। कितनी बार होता है कि हमने पढ़ा है तो सब कुछ होता है, पर जैसे ही एग्जाम्स में जाइएगा ना, तो आपका दिमाग डाइवर्ट होने लगता है कि ये क्या है, वो कैसे लिखेंगे, तो पढ़े ही नहीं। तो सब भूल के आराम से शांति से लिखिए। तो ये हो गया आपका कि स्टेप 1 है कि आपका जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले फिल करेंगे। अब हमारा जब भी इंफॉर्मेशन वाले जो पेज होते हैं, वो सेकंड जो पेज स्टार्ट होता है, उसमें आपका ऑलरेडी एक मार्जिन होगा, ठीक है। मार्जिन तो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और यहाँ हमें अपने आंसर प्रिंट करने होते हैं। तो एक बेटरमेंट के लिए, और एक जो आपका जो पेपर है वो एक पैरेलल तरीके में हो, जहां कि आपके पेपर्स दिखे कि एक वेल मैनर्ड फॉर्मेट में हो, इसके लिए हम अपना एक मार्जिन इस साइड रख के फोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आंसर 1 हो गया, ऊपर सेक्शन लेंगे, यहाँ एक लाइन का गैप यहाँ पे, और अपना जो गैप हुआ यहाँ पे जो पेज आते हैं, यहाँ पे अपना हेडिंग लिखेंगे। मान लीजिए कि हम इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़िए कि भाई सीपीसीबी का आप वो बताइए, कॉम्पोजिशन बताइए,
सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि सीपीसीबी का कॉम्पोजिशन। सीपीसीबी होता है एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के बाद आर्टिकल आई गेस 248 और 250 में हमने यूएनईपी के द्वारा इसको इनकॉर्पोरेट किया है गवर्नमेंटल लॉ में, जो कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल करती है बॉडी। तो यही पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने सीधा डाला हेडिंग, उसके बाद आपने आंसर लिखना यहाँ से शुरू किया। तो अब ये तो हो गया कि प्री में हम आंसर कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद हो गया कि अब जो मेन बॉडी है हमारा, ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन बॉडी के ऊपर। लॉ में मेन बॉडी को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मेन बॉडी को हम ऐसे लिखते हैं कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्टेप 1 है, इसमें आपको इस तरीके से लिखना है कि आप इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन एग्जामिनर्स को ये बताते हैं कि आप इस पूरे पेपर में लिखने क्या वाले हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में आपके हो गए ये स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन क्या है, उसके बाद ये उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो उसका रिजल्ट हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स है, उसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 248 250 को अमेंड किया गया, और उसके बाद हमने फिर इसमें थोड़ा सा अपना चेंजेस किया। उसके बाद हमने कुछ जैसे वाटर एक्ट आ गया, इन्वायरमेंटल आ गया, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आ गया, ये सबको लेके आए, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशंस। अगर आपको डेफिनेशन पूछे गए, हालांकि लॉ में ज्यादातर डेफिनेशन जो आपको जूरिस्प्रूडेंस में मिलेंगे उसके अलावा नहीं मिलते हैं, तो ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन में लिखे। अब जब स्टेप 2 में आते हैं तो आपकी डेफिनेशन है तो आप लिखिए, नहीं है तो हम सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन ऑफ सीपीसीबी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसे होता है। तो देखिए कॉम्पोजिशन लिखने का दो तरीका है, या तो आप इसको ग्राफिकल तरीके से लिख लीजिए या स्ट्रेट वे में लिखिए। तो जो आपका ग्राफिकल होगा ना वो ज्यादा इफेक्ट करता है, वो एग्जामिनर्स के माइंड को ज्यादा हिट करेगा कि आप हाँ सीधा एक ही बार में लिख के लगता है ना कि पूरा आपका पेपर ठीक है, आपको पूरा नॉलेज है। अगर आप ग्राफिकल तरीके से लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि देयर आर टोटल 17 आ जाता है तुम भी, ये टोटल 17 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल 17 मेंबर्स में आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ 5 बाइफरकेशंस कर लिए हमने, ठीक है, शायद 6 ही होते हैं। तो एक हो गया आपका चेयरमैन, एक हो गया आपका फुल टाइम सेक्रेटरी, एक हो आपके 5 जो हो जाएंगे वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो 5 हो जाएंगे वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपके जो 2 मेंबर होंगे वो आ जाएंगे आपके कंपनी से या कॉर्पोरेट से, और आपके जो एक जो वो क्या कहते हैं 3 जो मेंबर होंगे वो स्पेशलिस्ट होंगे। ये स्पेशलिस्ट कहाँ के होते हैं, ये आपके आ जाएंगे एग्रीकल्चर, आपके इंडस्ट्री, और आपके कोई भी आप ले लीजिए फिशरी या जैसा भी गवर्नमेंट को फिट लगे उस हिसाब से ये नॉमिनेट करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके नीचे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो आंसर देखने में लगता है ना वो लगता है कि नहीं सब कुछ सही लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि जल्दी एग्जाम में सबको थोड़ा जल्दी होता है, तो नीचे जो एक्सप्लेन करना होगा उसमें शायद से थोड़ा कुछ गलती होगा, पर ये ग्राफिकल जब सही बना हुआ तो आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, उसमें कुछ काटा नहीं जाता, ठीक है। और यही अगर दूसरा तरीका का बात कर ले हम, तो दूसरे जब सेकेंड मेथड की हम बात करें, अब जब एक तो हमने देख लिया कि हमने ग्राफिकल कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में कैसे लिखेंगे। तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो गया कि हम इसको एज ए पैराग्राफ लिख लेंगे कि एक चेयरमैन हो गया आपका, ठीक है, एक हो गया आपका सेक्रेटरी, एक आपके हो गए 5 मेंबर इधर, फिर 5, फिर 2 और फिर 3, हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो ऐसे लिखने के बाद ना वो थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं लगता है, वो लगता है कि पढ़ा है रटा हुआ, ये थोड़ा क्रिएटिव लगता है। और कहते हैं कि जैसे दीवार को आपको अच्छा करने के लिए पेंट्स और पिक्चर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपने आंसर राइटिंग को अच्छे करने के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बहुत जरूरत होती है। तो हम देखते हैं अपना, तो हमने स्टेप क्या फॉलो किया, स्टेप थोड़ा सही हो जाए,
स्टेप हमने फॉलो किया 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हमने इंट्रो लिखा, उसके बाद हमने अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम इसी में। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी होता है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलते, एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। जो स्टेप 3 है उसमें आप ये जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय एक और बात का ध्यान रखिए कि जहां पे भी आप जो भी लिख रहे हो उसके सेक्शंस हमेशा याद रखें। मान लेते हैं कि टोटल 17 मेंबर है, तो ये कॉम्पोजिशन किस में दिया हुआ है, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 2 में ये डिफाइन किया गया है और इसको आपको कौन किस सेक्शन 4 के अंदर ये कॉम्पोजिशन बनता है और इसका जो फंक्शन है आपको सेक्शन 16 में देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा इसको लिखेंगे कि जो भी एक्सप्लेन है ये हम सेक्शन 4 रेड विथ सेक्शन 17, नहीं सेक्शन ये हो जाता है 14 हो जाता है, सेक्शन 16 है, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, आप देख लीजिएगा, सेक्शन 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप आपके जो भी जो एक्सप्लेन यहाँ करेंगे, आप यहाँ भी स्टेप 3 में उसको आप, अगर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है तो स्टेप 3 में आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। स्टेप फिर हम 4 में आते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी रिलेवेंट केस लॉ है, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉ में आप सबसे ज्यादा सुन सकते हैं MC मेहता साहब, उन्हीं को ज्यादा रहता है, इन्वायरमेंटल का फिगर है तो वो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल लॉ में वही अपना केस उठाते रहते थे। बहुत सारे केसेस है, ऐसे तो हम जनरली उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो आपके केस लॉज हो गए। अब केस लॉज में आप 2 तरीके से लिखते हैं, आपका एक फैक्ट लिखना है जो 2 लाइन का होगा और आपके जजमेंट होंगे, जैसे क्या सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी एपेक्स कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो क्या बोलते हैं वो लिखेंगे। अब जो स्टेप लास्ट होता है आपका वो है आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन लिखना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ही बीए में हम भी लिखते हैं, जैसे इंट्रो का पार्ट हुआ और सेम उसको हम क्लोजिंग देते हैं इसके कंक्लूजन के द्वारा। कंक्लूजन में आप बेसिकली यूज कर सकते हैं कोई कोटेशंस या आपको जो भी आपने आंसर लिखा उसके एंडिंग पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। और ये हो गया आपका कि हम लॉ के बारे में कैसे अपना पूरा पेपर लिखेंगे। आप कुछ बातें इसमें ध्यान देने की ये है कि जब भी आप पेन यूज करें तो हाईलाइट करें। लॉ में हाईलाइट करना पॉइंट को आपके आंसर्स को ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आपने कोई देखिए आंसर लिख लिया, जैसे कि देयर आर टोटल 17 members in state board and central pollution board, ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिया। अब इसको हम हाईलाइट कैसे करेंगे, ये जो टोटल 17 मेंबर है इसको हम किसी भी, अगर आप ये ब्लू पेन से लिख रहे हैं अपना कंटेंट तो ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर दीजिए। अब हम इसको देखिए यहाँ से कुछ इसको ब्लैक लेके और इसको ऐसे हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से सीधा हमने स्टेट बोर्ड को और यहाँ से सेंट्रल बोर्ड को हाईलाइट कर दिया और यहाँ फुल स्टॉप। ये हो गया क्या, आपको जब हम देखेंगे तो ये लगेगा कि हाँ ये हाईलाइट लिख दिया 17 स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड, हाँ आंसर पूरा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है टोटल के टोटल मिल सकते हैं। हाईलाइट करने का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपके मार्क्स टोटल के टोटल मिल सकते हैं। अब जब हम केस लॉ लिखेंगे तो केस लॉ हम कैसे लिखते हैं, जब भी हम केस लॉ लिखेंगे तो मान लीजिए कि हमारा हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम केस लॉ को हाईलाइट कैसे कर लेंगे, मान लेते हैं कि श्रेया सिंघल का केस है, हालांकि ये इन्वायरमेंटल लॉ में नहीं है पर देख लेते हैं कि केस लॉ कैसे लिखते हैं। ये 66C का केस है जिसमें बोला गया था कि आप इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के तरीके से भी ले सकते हैं। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप जिस ईयर में आ गया वो डालेंगे, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपका तरीका होगा। फिर आप ये अलग पेन से लिखना, अगर आप पूरा कंटेंट आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ये आप हाईलाइट करने के लिए ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। फिर आपका जो कंटेंट होगा उसको आप
यहाँ पे ब्लू से लिखिएगा, जो भी आपसे कंटेंट हो जाएंगे ऐसे वो आप ब्लू से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका केस लॉ लिखने का तरीका। ये जो तरीके हैं ना वो बहुत ज़्यादा कारगर हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं आपके मेंस राइटिंग, या तो आपका वो जुडिशरी का हो, या तो वो आपका आईएएस का हो, यूपीएससी का हो, आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, या आपका क्या कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी लेवल्स के एग्जाम हो, उसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और एक बात है ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वैसे ही अगर आपका ये डेली प्रैक्टिस रहेगा ना तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका आंसर राइटिंग जो होगा ना वो यूपीएससी लेवल तक का आ जाएगा और वो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होते चलेगा। तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आप थोड़ा सा अपने राइटिंग के ऊपर काम कीजिए, आपका कंटेंट होना चाहिए। आप कुछ भी फालतू का लिखेंगे तो एग्जामिनर्स हालांकि उसमें पागल नहीं होते हैं कि आपको कुछ भी नंबर दे दे, वो भी बहुत पढ़े लिखे इंसान होते हैं, तभी वो एक पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तब तक के लिए आपको ये होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए हम विराम लेते हैं, हमारा भी घर जाने का वक्त हो गया है। और तब तक के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल पेंटालिगम्स। हमने नया ही स्टार्ट करा है और यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram @pentaligum.official.com। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर दिस टाइम।